ये बाइनरी सर्च का आपको बताया था। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि आपका जो भी अरे होगी वो डिवाइड हो रही होती है मिड से। तो आप हर दफा जब मिड से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, देन इस डेफिनेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो एट द एंड हमारे पास ये लॉग ऑफ एन आंसर आ गया था। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो तो आप लोग क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज ये है कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी कोई इशू नहीं है किसी को। ये आपके दोनों जो आपके रिकर्जन ट्री हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, आइटरेशन मेथड नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही तो पूछे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है। अभी जस्ट ये डेफिनेशन कैसे आती है, कौन सा एल्गोरिथम यहाँ पे वर्क कर रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे बात नहीं कर रहे। जस्ट ये है कि अगर आपके पास ये डेफिनेशन आ जाती है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सीख तो वैसे आप चुके हैं कि इसमें होता क्या है, लेकिन ये है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। दो तीन एग्जांपल के साथ हम लोग इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा स्लाइड में यहाँ पे जैसे आपको दो तीन एग्जांपल समझा दूंगा। स्लाइड में आपके पास यहाँ पे 7-8 एग्जांपल गिवन है, तो वो एग्जांपल आप देख के भी खुद भी समझ सकते हैं। फिर वहां पे भी समझ ना आए तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे यहाँ पे ये डेफिनेशन हमारे पास बन रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो बेस कंडीशन है, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, वो ये है। ये हमारे पास बेस कंडीशन है कि टी ऑफ वन जब हमारे पास टी ऑफ वन आ जाएगा तो उसको हम इक्वल टू सी लिख लेंगे, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल। अदरवाइज हम लोग इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास डेफिनेशन बनी है, इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व जिस तरह हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में देखा था बाइनरी सर्च में, कि हम टी ऑफ एन अगर 2 लिखा हुआ है तो एन ओवर 2 का हम 2 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। कोई ऐसा यहाँ पे मसला नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास सी अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इसको अगर 2 रेज़ टू पावर 0 लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक्चुअली लॉजिक यूज क्या हो रही है। उस लॉजिक के मुताबिक आप लोगों ने चलना है आगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे टी ऑफ जीरो, हमने टू ऑफ जीरो के यहाँ पे क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन आगे जब इसको मजीद हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी बेशक यहाँ पे आप सिंपल सी ही लिख दें। ठीक है, अभी टू ऑफ जीरो यहाँ पे ना लिखे। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे समझ आएगी कि लॉजिक यहाँ पे कुछ ऐसी बन रही है कि आप यहाँ पे इसको टू ऑफ जीरो, टू ऑफ वन, टू ऑफ टू, इस तरह आप इसको मजीद आगे सॉल्व करते रहे तो लॉजिक आपकी बन जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे ये वैल्यूज, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी नेक्स्ट। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है। अभी वैल्यू आई कैसे है, यहाँ पे हम इसको खुद सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट करनी है। तो अब आपके पास पहले वैल्यू क्या थी, एन, टी ऑफ एन की वैल्यू क्या थी, टी ऑफ, ये आपके पास 2 आया। देन उसके बाद एन को डिवाइड बाई 2 कर दिया, देन उसके बाद सी आया। तो अगर यहाँ पे हम लोग टी ऑफ एन बाई 2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद टी ऑफ एन बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एन एज इट इज आ गया, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे टी ऑफ एन बाई 2 एज इट इज आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे हमारे पास जस्ट एन था तो हमने इसको सी से यहाँ पे ऐड किया। जो नेक्स्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे सी ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास टी ऑफ एन की वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे ऐड करता हूं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 ऑफ टी एन बाई 4 प्लस सी, ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये वैल्यू मैंने इसकी जगह यहाँ पे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आ गई। देन आपके पास जब ये 2 या इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये 4 हो जाएगा। और देन अगेन आपके पास टी ऑफ एन बाई 4, और देन ये 2 इस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2c आ जाएगा। सी पहले से पड़ा हुआ है तो ये आपके पास 3c बन जाएगा।
तो आपके पास नेक्स्ट जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो ये बन जाती है। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। देन उसके बाद आप 4 को 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 4 है, आप इसको भी 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास 3 CR है, तो इसको अगर हम सिंपली 1 + 2 लिख लें, 1C + 2C, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3C को हम इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे 1C + 2C इक्वल टू 3C हमारे पास हो जाता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो 1C को हम 2⁻0C भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब 0 रेज़ पावर लिखा नहीं जा रहा, तो इस 1C को आप यहाँ पे नेक्स्ट इस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास 1C 2⁻0 आ गया, और देन 2 जो है 2⁻1 आ गया, और देन इस दोनों को आप लोगों ने C से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास C आ जाता है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप अगर हमने, अब अगेन हम लोगों ने n/4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे तो ये आपके पास n/8 आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह कुछ आ जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो वैल्यूज बनती जा रही है नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास 8 आ गया, यहाँ पे भी आपके पास 8 आ रहा है, 2⁻3 ये भी होगा, 2⁻3 ये भी होगा, और ये आपके पास 7 यहाँ पे आ रहा है। हमारे पास जो 7C आ रहा है, इसको अगर आप देखें तो इसको हम 7C को यहाँ पे 1C + 2C + 4C, ठीक है, लिख सकते हैं ना यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो तो आपके पास यहाँ पे ये 2⁻0 हो जाएगा, ये 2⁻1 हो जाएगा, और ये 2⁻2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल अगर आप देखें तो आपके पास जो आपके पास यहाँ पे t से मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, उसकी पावर जो भी है उसी में यहाँ पे आपके पास ये 2⁻3 होगा, और ये भी 2⁻3 ही होगा। तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसी से आप लोग यहाँ पे डिवाइड भी करते जा रहे हैं, और उससे एक कम यहाँ पे वैल्यू जो है 2⁻0, 2⁻1 एंड 2⁻2 मीन्स कि 2⁻3 नहीं है, एक कम है। तो एक कम वैल्यू जो है वो C से भी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे जो हम लॉजिक यूज, जिससे हम लोग के पे जाते थे, तो यहाँ पे अगर हम वो यूज करते हैं तो आपके पास सिंपली ये तो आपके पास वैल्यूज आ गई जो आपको भी समझा है। देन अगर आफ्टर के स्टेप हम यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे 2⁻3 आ रहा था, तो 2⁻3 से ही डिवाइड हो रहा था। ठीक है, और देन 3 से एक कम जो स्टेप है वहां तक ये C से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हम अगर आफ्टर के स्टेप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2⁻k आता है, 2⁻k से ही डिवाइड हो रहा है, और k से एक कम स्टेप तक जो C है उससे आपका मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है? नहीं समझ आई तो पूछे, और ये लॉजिक कैसे बनी है। तो अगर सवाल नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी नहीं करवाई जा सकती, प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद ही करनी है। तो ये टॉपिक आपको काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ आती तो हैंड रेस करें, क्वेश्चन करें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर के स्टेप हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम एज इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपके पास ये 7C आ रहा था ना, तो इसको अगर हमने इस 7C को आप चाहते हैं कि ये 2⁻3 बन जाए। 2⁻3 एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, जो 2⁻3 होता है वो हमारे पास 8 होता है। तो अगर आपने 7C को 8C बनाना है तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे 7C जो है हमारे पास, इसको मैं इक्वल टू 8 - 1C लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो k - 1 आ रहा था, इसको हमने 2k - 1C कर दिया। तो ये थोड़ा सा हमारे पास जो पावर आई थी उसका फायदा ये है कि हमारे पास पावर जो है तीनों की सेम हो गई है, और साथ हमने -1C से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास अगेन वैल्यू वही आ जाएगी C की जो कि पहले आई थी एक स्टेप कम। तो अब नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज से। अच्छा, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस कंडीशन थी वो अगर आपको याद हो तो
वो ये थी कि टी ऑफ वन जब तक हमारे पास नहीं आएगा उस वक्त तक हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहेंगे। ठीक है, ये याद है। बेस कंडीशन एक्चुअली आपको याद होनी चाहिए कि हम लोग असल में जाके रुकना कहाँ पे है। अदरवाइज आप बेस कंडीशन आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं यहाँ पे। तो हर स्टेप के बाद आपने देखनी है क्या हमारे पास बेस कंडीशन आ तो नहीं गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास के स्टेप के बाद अब हम अगर यहाँ पे वन लाना चाहते हैं तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक्चुअली टी ऑफ वन हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि बेस कंडीशन हमारी थी क्या, टी ऑफ वन ही थी। ठीक है, वो यहाँ पे ये हमारे पास वन है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ब्रैकेट में वन आ जाता है इस सब की जगह हमारे पास एन ओवर टू के की जगह वन आ जाता है, देन हमारे पास जो बेस कंडीशन है वो यहाँ पे सामने हमारे पास आ जाएगी और हम वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज अगर करते हैं कि एन ओवर टू के हमारे पास वन है, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन की वैल्यू हमारे पास टू के होगी। तो अब देन इसको अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज को, वैल्यूज को, ठीक है, अब या फिर हम टू के की जगह एन पुट कर देते हैं, तो एन ओवर एन जब हमारे पास होगा तो एन ओवर एन यहाँ पे अगर हमारे पास एन को हम एन से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे जिससे डिवाइड हो रही थी वही यहाँ पे स्टेप हमारे पास यहाँ पे भी आ जाता है और वही यहाँ पे भी आएगा हमारे पास। ठीक है, जिस चीज से हमारे पास यहाँ पे ये अगर देखें तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं एन को वही हमारे पास यहाँ पे भी होना चाहिए और वही यहाँ पे भी होना चाहिए। तो अगर जब हमारे पास वन कब आएगा, जब हम एन को एन से डिवाइड करेंगे, तो आपका एन से एन डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका वन आ गया। तो एन को एन से डिवाइड करने के बाद आपका वन आया तो आपका एन इस साइड पे भी होना चाहिए और एन यहाँ पे भी होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख लिया है। तो जब आपका एन इस साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा और यहाँ पे भी आपके पास सी के साथ भी एन आ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे वन आ जाता है। देन टी ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास सी थी तो हमने यहाँ पे टी ऑफ वन की जगह वैल्यू पुट कर दी सी, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अगेन हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया। देन इसको आगे हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है सी टू पावर एन टू ऑफ एन माइनस वन, और देन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फंक्शन है हमारे पास वो एन ही है, बाकी हम कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास बिग ऑफ एन एट द एंड आंसर आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई।